अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, जल्द से कर लिए इस्तीफों पर भी बात हो गई। ज़िमनी इंतखाबात समेत सेनेट इलेक्शन में भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद अपोजिशन को अभी तक हुकूमत मुखालिफ वो नताइज हासिल नहीं हो सके हैं जो कि वो हासिल करना चाहती थी। अब जाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी PDM को ये मशवरा दिया है कि अगर हदफ हासिल करना है तो हिकमत अमली तब्दील करना होगी, लेकिन क्या रास्ता तब्दील कर लेने से नतीजा भी बदल सकता है? इस पर आज हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करने वाले हैं। दूसरी तरफ मुराद अली शाह और अली जैदी के दरमियान होने वाली तू मैमे का अहवाल भी आपको बताएंगे, जिस पर नाराज होकर दोनों ही रहनुमाओं ने एक खत की सूरत में अपनी शिकायत को वज़ीर आज़म तक पहुंचाया है। हम सभी जानते हैं कि जिस रोज से PTI इक़्तिदार में आई है, सिंध बिलखसूस कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो आज तक दोनों जमातों ने कभी सियासी इत्तफ़ाक़ राय के साथ कोई काम नहीं किया है। इसलिए ये तनाज़ा हमारे लिए या आपके लिए कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे, इसका जिम्मेदार का तयन करना भी बहुत जरूरी है। और आखिर में बात फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कि इसकी अब ओपन समात होगी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कहा गया है, लेकिन इस ओपन समात के बाद अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब भी आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ अब से कुछ देर में सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नासिर चुगताई साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उस हिकमत अमली के हवाले से कि जिसकी तजवीज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से दी गई है। वो क्या कह रहे हैं, आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह ताला जमहूरी आईनी कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेज देंगे इंशाल्लाह ताला। जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के खिलाफ, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, अदम एतमाद नालायक, नाजायज, ना अहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ। रब इंशाल्लाह ताला हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे, एक पेज पे लेकर आएंगे। फिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता है। जी, तो हिकमत अमली तब्दील कैसे होगी वो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने गुफ्तगू के जरिए मुकम्मल तौर पर बता दिया है कि तहरीक अदम एतमाद लाएंगे स्पीकर के खिलाफ, तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे वज़ीर आला के खिलाफ और तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ। तो क्या ये वाली मूव इनकी काम कर सकती है? ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। पहले भी बहुत कुछ हो चुका, अब भी बहुत कुछ करने की ठान रहे हैं, कुछ अफाका होगा या फिर सूरत हाल जूं की तूं रहेगी? देखिए, जो बेस लाइन थीसिस है कि जी हम जमहूरी तरीके से एक तब्दीली लेके आएंगे, तो वो अल्फाज तो ठीक है। तब्दीली होनी भी, क्योंकि आप जमहूरियत में रह रहे हैं, तब्दीली होनी भी जमहूरी तरीके से चाहिए। और उसमें उन्होंने कहा कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाएंगे। तरीका भी यही है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाएं, गवर्नमेंट को भेजें, या दूसरा तरीका ये है कि आप असम्बली डिसॉल्व कर दें, आप प्रोविंशियल असम्बली डिसॉल्व कर दें। और उसके बाद जैसे पहले कहा जा रहा था कि जी रिजाइन दे देंगे। और अब ये तमाम चीज़ें जो है, ये हमने पहले भी कहा कि जी एहतजाज असूलों पे, एहतजाज इशूज़ पे, एहतजाज पब्लिक की वेलफेयर पे, एहतजाज पब्लिक इशूज़ से ताल्लुक़ रखने पे एहतजाज करना अपोजिशन जो है उसका फ़र्ज़ बनता है। हक नहीं है बल्कि फ़र्ज़ बनता है कि वो अगर गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही है और कुछ चीज़ें लूप होल नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपकी इंटरनल फंक्शनिंग के हिसाब से हो या एक्सटर्नल रिलेशंस के हिसाब से हो, तो आप उनको असेंबली में पॉइंट आउट करें और उनके ऊपर डिस्कशन करें और उनको लेके आगे चलें। लेकिन ये जो होता है, ये जलसे जुलूस, ये ठीक है, एक मजमा आप जमा कर लेते हैं, चाहे वो मदरसों से लेके आए या आप कहीं से भी लेके आए। अभी कराची में जलसा हुआ मिलियन मार्च के नाम पे, सजानी टाउन, और बाकी उनके लोगों ने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर दी कौन कौन से बच्चे लेके आए थे। कि जुमेरात को मदरसों में छुट्टी होती है, बच्चे घर जाते हैं, तो वो उनको पकड़ के वहाँ ले आए। भालपुर में जो कुछ हुआ, जिस तरह ये चीज़ें हो रही है, ये तरीका कार नहीं है कि जी आप इस तरह करके तो किस तरह गवर्नमेंट को गिरा लेंगे। इस तरह पहले तो इस तरह की गवर्नमेंट जो है वो उससे पहले भी क्राइसिस रहे हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर तक चेंज हुए, सुप्रीम कोर्ट ने के थ्रू पीपल्स पार्टी के ज़माने में 2 प्राइम मिनिस्टर, लेकिन चलता रहा, कारोबार चलता रहा। इनके ज़माने में ही हुआ।
तो अगर उनके पास इस तरह की कोई स्ट्रेटजी है जो जिसका क्रक्स जो है वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर उसके बाद उनके पास इतने लोग वोट हैं और वो ये काम कर सकते हैं नेशनल असेंबली में भी और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज में भी, तो मेरा ख्याल यही एक रिकोर्स अवेलेबल है कि आप इसी तरीके से काम करें और उसके अंदर जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें वो जो पहला वाला था कि जी आप सिट इन करेंगे, अब वो ये करेंगे वो करेंगे, जिस तरह वो एक जो जमात इस्लामी का जो JUI का जो है वो लगा रहता है, कुछ एरिया बयान करता रहता है, तो इस तरह तो चीजें नहीं होती कि जी आप, क्योंकि देखें ना हर दफा इन्हीं के यही जो है पॉलिटिकल लीडरशिप जो ऑपोजिशन में खड़ी है, इनके उस वक्त के बयान देख लीजिए जिस वक्त हुकूमत में थे, और उस वक्त अगर कोई एहतजाज होता था, इमरान खान ने जो धरना दिया तो बेसिकली धरना गलत था, नहीं देना चाहिए था इतना लंबा धरना, लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि जी आए अपना जम्मू पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आके बात करें और जमहूरी तरीके से बात करें। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि आईनी तरीका है, कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन आपको ऐसा होता हुआ फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। नासिर बिचौताई साहब हमें नजर नहीं आ रही ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर बेग साहब, उम्मीद है आपने बिटने साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, लेकिन अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है तो ये प्रैक्टिस अपोजिशन चेयरमैन सेनेट के मामले पर पहले कर चुकी है, जो नतीजा था वो आपके और हमारे सभी के सामने है। इस बार आपको लगता है कुछ बेहतरी आ सकती है, कामयाबी के कुछ इम्कानात? पहली बात तो ये, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जलसे जुलूस धरने सब जमहूरियत के साथ होते, ये आमरीत पे नहीं होते। ये मतलब ज़िया-उल-हक की आमरीत से, यूपन की आमरीत से अब तक आ जाएं, आपके तो नज़र नहीं आएंगे, या नज़र आएंगे तो कोड़े होंगे और फांसियाँ होंगी। अगर मदरसों के बच्चे आ रहे हैं, मदरसों के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो तो इस पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं, सिटीजनशिप उनके पास है और उनको हर तरह का हक है, मतलब कोई वो मरीख से आई मखलूक नहीं है। और जो अभी किया है मौलाना फजलुर रहमान ने, मुझे तो हैरत हुई इस बात पर, कितना बड़ा जलसा उन्होंने किया। इतने बच्चे सुरजाइन टाउन में पढ़ी पढ़ते और सब उसमें उलामा भी थे, उसमें आइम्मा भी थे, उसमें शयूख भी थे। नंबर 2। नंबर 3 ये कि मैं आज से नहीं कह रहा ये बात, मैं ज़माने तालिब इल्मी से इस बात पर कायल हूँ कि हुकूमत को बदलने का वाहिद तरीका आइन में लिखा हुआ है। वो तरीका ये नहीं है कि आप एक जाली कोड बना दें और वो किसी को फांसी दे दें। वो तरीका ये नहीं है कि आप किसी को फजूल में नाअहल कर दें। आप वो तरीका ये नहीं है कि आप नैब से कहें कि किसी को तोड़ के 10 लोगों को पैट्रियट बना दे। पैट्रियट तो खैर वो भी बनाने वाला है ट्रम्प। तो ये तरीका नहीं, तरीका ये है कि भाई आप पार्लियामेंट में बैठें, आप तरीके से बतमात लाएँ, आप तरीके इस्तेकाक लाएँ, तरीके अल्तवा लाएँ, आप कोशिश करें हुकूमत को डिसलॉज करने की बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ये मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपके प्रोग्राम में शुरू से कह रहा हूँ, बल्कि मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी ने गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को हटाने की कोशिश की तो मैं रजिस्ट करूँगा। मैं आज भी कह रहा हूँ ये बात, ये किसी ने भी कही हो, ये बिलावल ने कही हो, ये इमरान खान ने कही हो, ये मरियम ने कही हो, मैं इस बात पर आज से नहीं इनसे पहले से मुत्तफिक हूँ कि ओनली वे तरीके तमाम, या फिर प्राइम मिनिस्टर असेंबली खुद तोड़ दें, या फिर फॉरेन फंडिंग केस में कोई मसला हो जाए, तो बहुत से मसाइल हैं। तो मैं नहीं समझता कि जलसे जुलूस गैर कानूनी है और तरीके मतमाद कानूनी है। दोनों कानूनी है, दोनों तरीके होने चाहिए, लेकिन हुकूमत को हटाने का तरीका वाहिद है कि तरीके वो तो बात आ गई NBC, लेकिन ये लेबर आते हैं अगर तरीके मतमाद तो उसमें कामयाब हो जाएंगे आप समझते हैं? क्योंकि हमने देखा है एक दफा ऐसी प्रैक्टिस को होते हुए। इस बार आपको ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ना इंटेलिस्ट में हूँ, ना मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, ना मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ कि जो तजुर्बा तो है ना। नासिर बिचौताई साहब आपके पास देख ही रहे हैं 3 महीने से चल के आ रहा है, लेकिन बहरहाल पॉइंट आपको आ गया विदाउट टेकिंग एनी कमेंट। नहीं, मेरा कमेंट है कि तहरीक एतमाद होनी चाहिए। ठीक है। मुना, माजी के वज़राए आज़म, सदर और मुफाहमत के बादशाह, इन तमाम चीज़ों का निचोड़ है PDM के अंदर। इसके बावजूद अभी तक कोई स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं हो सकी। बिलावल कह रहे हैं कि अब तहरीक एतमाद की तरफ जाया जाए।
बिल्कुल, असल में बात यह है कि स्ट्रेटजी के ऊपर ही इन लोगों का कंसेंसस अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये बात तो वो खुद भी करते आए हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि जी हमने डिसलॉज करना है गवर्नमेंट को, वो तो हम तमाम का सेम है और इसी वजह से हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए इसी के ऊपर उनका कंसेंसस नहीं है और ये वाज़ेह तौर पर अब नजर आ रहा है। लेकिन अच्छा, वो ये बात करते हैं इस सेंस में कि जी हम 11 पार्टीज हैं और जाहिर है कि जब 11 जमातें अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से हों, कुछ राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर की, हर तरह की जमात यहाँ पर मिली हुई है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी जाहिर है एक फितरी बात है कि हम लोगों में इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब इट इज हाई टाइम कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पीडीएम को बने हुए काफी माह हो चुके हैं, इनकी इतनी बैठक हो चुकी है, हर तरह की ये लोग हर चीज के ऊपर ये अपनी एक जो गठजोड़ है वो बना चुके हैं। तो मुझे लगता है अब ये जो तरीकाकार है ना, जिसके ऊपर वो कहते थे कि ये जी जमहूरियत का ही हुस्न है, इसके ऊपर भी अब इनको एटलीस्ट एक पेज पर तो आना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि धरने भी कोई गैर आईनी नहीं है, कोई प्रोटेस्ट हो, रैली हो, वो कोई गैर आईनी नहीं है, जमहूरियत का हिस्सा है और पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है। लेकिन ये जो बात सही है कि पार्लियामेंट में जब तक आप मूव नहीं करते हैं, या तो आप तमाम वो जो रेजिग्नेशंस वाली बात थी उसके ऊपर वापस आ जाएं, आप वो भी देख लें, उसके ऊपर भी कोई कंसेंसस नहीं हो पाया, बल्कि पीपल्स पार्टी जो अब इस वक्त कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाते हैं, वही इस पे सबसे पहले थे जो कि पीछे हटे थे और जिन्होंने कैटेगोरिकली ओपनली ये बात कही थी कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। तो या तो वो इस्तीफों की तरफ चले जाएं, वैसे ही ऑटोमेटिकली हर चीज खत्म हो जाएगी, या अगर ये तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने अंदर क्या इन्होंने वो इख्तलाफात या वो डिफ्लेक्टर्स खत्म किए हैं जो कि तहरीक अदम एतमाद सेनेट में नाकाम कर चुके हैं और इतनी एम्बैरेसमेंट का बाइस बन चुके हैं इन तमाम के लिए, तमाम जमातों के लिए। इस पे इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि हम जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ेंगे, ना वो पकड़े गए, बल्कि जो उम्मीदवार थे तमाम अपोजिशन के, हासिल बिजेंजो साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उनका भी इंतकाल हो गया। मुझे लगता है उनके इंतकाल का भी ये तकाजा था कि एटलीस्ट जो डिफ्लेक्टर्स थे उनको पकड़ा जाता, कि जिन्होंने हाथ उठाया और जो वोट देने आए तो वो कुछ थे, हाथ उठाने वाले कुछ थे, तो वो जो आंखों में धूल झोंकने वाले लोग थे अगर अभी भी मौजूद हैं तो ये तहरीक अदम एतमाद क्या होगा, ये आप समझे एक और लाफिंग स्टॉक बन जाएगा पीडीएम के लिए, कि ये 11 जमातें पहले तो वो ये इकट्ठी नहीं थी ना जब तहरीक अदम एतमाद सेनेट में आई थी, अब तो ये इकट्ठी हो गई हैं, तो अब तो जो लाफिंग स्टॉक होगा वो इन तमाम 11 के लिए ये बहुत सख्त शर्मिंदगी का बायस होगा, शायद उससे भी ज्यादा। और गालिबन अगर ये नाकाम हो गया तो मुझे लगता है उस एम्बैरेसमेंट से निकलना नामुमकिन के करीब होगा पीडीएम में, तो पहले इस चीज का तयन कर ले, फिर जरूर तहरीक अदम एतमाद लाए। मुजम्मिल साहब, लाहौर का जलसा नुक्ता रूज समझा जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो आपके सामने है। आज शाह साहब कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि बगैर मंजिल का एक कारवां है पीडीएम, तो मतलब ये कि इस कारवां की कोई मंजिल है ही नहीं। बगैर मंजिल के कारवां है पीडीएम और बगैर मंजिल के ही कारवां है हुकूमत भी, और दोनों की कोई मंजिल नहीं है। एक अवाम पर जुल्म कर रही है और दूसरी जो है वो अवाम को गुमराह कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो खेल होता है उसमें एम्पायर का किरदार जो है वो आइन के पास होता है और वो आइन के ताबे वो खेल खेला जाता है। लेकिन जब एक फ़रीक को आइन से मुबर्रा ताकतें हासिल हो जाएं तो दूसरा फ़रीक बेबस नज़र आता है, जैसे कि पीडीएम बेबस नज़र आती है, क्योंकि दूसरे फ़रीक के पास आइन से मुबर्रा जादुई ताकतें हैं, जिन जादुई ताकतों से वो सेनेट में अदम एतमाद नाकाम बनाते हैं, जिन जादुई ताकतों से वो अपोजिशन को तकसीम करते हैं और जिन जादुई ताकतों से वो सारा करिश्मा करते हैं जो हम देख रहे हैं। अब सवाल तो अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी में कोई मुझे ये समझा दे कि जादुई ताकत की वो जो छड़ी है वो किसके पास होगी। अगर वो छड़ी न्यूट्रल होकर अपने आस्थाने में आराम से बैठ जाएगी फिर तो बहुत दिलचस्प खेल होगा और इमरान खान के लिए एक एक अदम एतमाद जो है वो 100 मन भारी होगी। और अगर वो जादुई छड़ी इमरान खान की बगल में होगी और उनके साथ होगी तो फिर ये अदम एतमाद तो रुई के मतलब वज़न के बराबर भी नहीं होगी और वो इसको फूंक से उड़ा देंगे, जैसे कि उन्होंने पहले सब कुछ फूंक से उड़ाया है। जो दोस्त हमें आइन का और कानून का सबक पढ़ाते हैं वो साथ ये नहीं बताते हैं कि आइन और कानून के सबक के साथ जो जादुई ताकत की छड़ी है उसको तलवार के न्याम की तरह न्याम में रखना कितना ज़रूरी है ताकि खेल बर वक्त और आइन के तहत खेला जा सके। लेकिन हमें यहाँ ये बड़ा बता दिया जाता है कि बड़ी सुबकी हुई जब सेनेट में अदम एतमाद नाकाम हुई। कोई ये नहीं बताता कि सुबकी तो उस निज़ाम की हुई
और उस जादुई ताकत की हुई जिसकी वजह से अदम एतमाद नाकाम हुई, और वो सुबकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आलमी सतह पर भी हुई। और इस खेल की वजह से हम 70 साल में कहाँ खड़े हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता। लोग कहते हैं कि जी वो बड़ी सुबकी हो गई, और अब भी ये बताया जा रहा है कि बड़ी सुबकी हो जाएगी। भाई आइन और कानून के ताबे खेल खेलने से सुबकी हो जाती है, और आइन और कानून से मुबर्रा खेल खेलने में बड़ी इज्जत हो जाती है और बड़ी शान और बड़ा इस्तकामत मिलती है उससे। मतलब आप ही कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद अगर ये लोग ले भी आते हैं तो भी उनकी कामयाबी का तयन वो तहरीक अदम एतमाद नहीं करेगी, ये फैसला कहीं और से होगा। राइट मुजम्मिल साहब? सेलेक्टर्स कहाँ होंगे, जादुई ताकत कहाँ होगी, अंपायर किसके साथ होगा, ये बात फैसला करेगी कि घोड़ा और घोड़े का मैदान फैसला करेगा। अगर सेलेक्टर्स ने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये अदम एतमाद हुकूमत जाने और ऑपोजिशन जाने तो मैदान लग जाएगा। मैं आप ही की बात पे बात कर लेती हूँ। इब्राहिम मुजम्मिल साहब फरमा रहे हैं जादुई ताकत के हवाले से वो बातें कर रहे हैं। लाहौर का जलसा तो जादुई ताकत ने फ्लॉप नहीं करवाया था, लोगों को जादू की झड़ी ने तो घरों में मैसूर करके नहीं रखा था, पीडीएम को ने तो लोगों को मोबिलाइज करना था। हमने देखा लाहौर के बाद आज तक जो कुछ हो रहा है। जी देखिए ज़रिया, पहले तो जो कौमी असेंबली है वो एक 342 का ऐवान है। 172 अरकान चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी वज़ारत उज़्मा बरकरार रखने के लिए और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरकरार रखने के लिए। 156 नशिस्तें हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ की अपनी, और 22 नशिस्तें हैं उनके इत्तेहादियों की, यानी ये फिगर बनता है 178। यानी सिर्फ 6 वोटों की बढ़तरी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त खड़ी है, और जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उनके पास कोई 158 नशिस्तें हैं। तो ये जो 6 नशिस्तें हैं जाहिर है तो उसमें वो काफ लीग इत्तेहादी है हुकूमत की और एमसीएम इत्तेहादी है। और काफ लीग का हमें पता है कि कहाँ की सियासत करती है, वो एस्टेब्लिशमेंट की और रावलपिंडी की सियासत करती है। उनको तो वो एक फिक्रा बोला जाता है कि सीधा चल तो वो सीधा चलेंगे, कोई जगह लेफ्ट मुड़ तो वो लेफ्ट मुड़ जाएंगे। तो इसमें एक बहुत एविडेंट बात यह है कि सेनेट में 67 अरकान थे हुकूमत के, अपोजिशन के, और 36 अरकान थे हुकूमत के, लेकिन उसके बावजूद यानी ऑलमोस्ट डबल अरकान थे अपोजिशन के पास, लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन सेनेट को हटाने की मूव जो है वो नाकाम हो गई थी। तो इसका मतलब तो यह है कि पाकिस्तान में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और उससे मुराद यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर होता है। जहाँ तक ये जो सोहरवर्दी साहब ने बात की, सोहरवर्दी साहब को ये भी साथ देखना चाहिए कि ये जो जादुई कुव्वतों की उन्होंने बात की, तो बलूचिस्तान में जब नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत गिरी थी तो आसिफ अली जरदारी साहब ने तो जादुई हुकूमतों के साथ मिलकर वहाँ पे हुकूमत गिराई थी। और सादिक संजरानी साहब को कौन लेके आया था? आसिफ अली जरदारी साहब जादुई कुव्वतों के साथ मिलकर लेके आए। तो यही जादुई कुव्वतों के हाथों कौन लोग इस्तेमाल होते हैं? यही हमारे सियासतदान इस्तेमाल होते हैं। जो आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त पीडीएम के बहुत बड़े लीडर बने हुए हैं और तहरीके अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं कि तहरीके अदम एतमाद लाई जाए, असल में तो वो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ने जो मोमेंटम बनाया था उसको नाकाम कर रहे हैं। और एक और आईनी ऑप्शन जो पीडीएम के पास था, एक तो तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन है आईनी, दूसरा ऑप्शन ये था कि ये इस्तीफे देते पार्लियामेंट से। अगर ये पार्लियामेंट से इस्तीफे देते तो वो कोई गैर आईनी ऑप्शन नहीं है। और 450 नशिस्तों पर जो हमारी इकॉनमी का भरकस निकला हुआ है, इसमें 450 नशिस्तों पर आप ज़मीनी इंतखाबात नहीं करवा सकते थे। और मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस आइडिया को सपोर्ट करती कि आप 450 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात करवाएं इस माशी हालात में। तो पीपल्स पार्टी ने तो पीडीएम की पीठ में छुरा घूमा है। तो इसलिए ये इस वक्त जादुई कुव्वतों का से गिला कम करना चाहिए, पीपल्स पार्टी से गिला ज्यादा करना चाहिए, जिससे पूरा पीडीएम का जो मोमेंटम है वो तोड़ा है। और सबको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उसकी बात फिर वहीं पर आ जाती है। इब्राहिम, जब तक अंदर मुखालिफत है, जब तक अंदर तफरीक है, उस वक्त तक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और ना ये अपना कोई मंजिल या अपना कोई फैसला हासिल कर पाएंगे। ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब वेरी क्विकली, फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। मुझे भी कुछ जी मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम तलस्सुम क्रिएट करके जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या जो इलेक्टेड एमएनए एमपीए हैं उनको बिल्कुल ही इनकैपेसिटेटेड शायद जाहिर कर देते हैं कि शायद उनके अंदर न सोचने की ताकत है न समझने की ताकत है, और पीछे से कोई डायरेक्ट कर रहा है और वो उसकी बात मान लेते। तो अगर वो बात मान लेते हैं जादुई ताकतों की, तो इलेक्ट होके क्यों आते? तो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट कि जी पीछे से कोई डायरेक्शन कर रहा है तो आप कर रहे हैं। ये आपके अपने अंदर के वो तफरुकात होते हैं या मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं जिसके जरिए आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अदरवाइज इतनी कोई डायरेक्शन या इतनी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो 240 आदमियों को एक टाइम पे हैंडल करती हुई नजर आ रही है।
कि तलस्सुम जो है ना, ठीक है, ये जब आप क्रिएट करते हैं तो पूरी स्टोरी खराब हो जाती है। एनबीसी क्विकली प्लीज। जादू की छड़ी तो हर जगह चलती है, इस बार भी चली है। पहले हम बात करते रहे कि बैसाखी हटा दें आप, ये हुकूमत गिर जाएगी, दीमक ज़दा खिलाए तो पूरा का पूरा। दूसरी बात ये कि अगर कोई आइन की बात कर रहा है तो उसका जरा का क्या कसूर है? हम क्यों अनारकी बनाना चाहते हैं मुल्क के अंदर? हम क्यों जबरदस्ती करना चाहते हैं इस्तीफे दो? क्यों गन पॉइंट पे इस्तीफे लेना चाहते हैं? इस्तीफे लेने के बाद अनारकी फैलेगी, क्योंकि अगर हुकूमत ने बाई इलेक्शंस कराए तो उसमें लोग हिस्सा नहीं लेंगे। पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आपका आ गया। वो एक आईनी ऑप्शन तो है ना। अगर अपोजिशन कहती है कि हमने आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करने हैं तो तहरीक। चलें ठीक है इब्राहिम, पॉइंट आपका भी आ गया। मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी। मुजम्मिल साहब आप हाथ खड़ा कर रहे थे, क्विकली प्लीज, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि अगर जिनको इस्तीफे आईनी ऑप्शन लगता है उनको बाकी गैर आईनी काम भी आईनी ही लगते हैं। इस्तीफे तो आईनी ऑप्शन जिनको लगता है उनको बाकी सारे गैर आईनी काम भी आईनी लगते हैं। इस्तीफे आईनी ऑप्शन नहीं है। वो तो फिर बात यह है कि आप आईन से बाहर निकल रहे हैं और कह रहे हैं हम प्रोग्राम को रिजाइन को नहीं मानते। उनका एक यही कमेंट था, वो कह रही थी कि जब मैंने इस्तीफों की बात की तो मेरे घर में बाहर लगे। बहरहाल देखते हैं कि अगर नई स्ट्रेटेजी की तरफ पीडीएम जाती है तो होपफुली अपने अहदाफ को हासिल कर सके, लेकिन ऐसा होता वो माजी की प्रैक्टिस की निस्बत नजर नहीं आ रहा। मुझे बड़े ब्रेक की तरफ स्ट्रेट की। वेलकम बैक। नाज़रीन, राब्ता कमेटी का इजलास हुआ कराची में, जहां पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे और अली ज़ैदी साहब भी मौजूद थे। और जिस वक्त गुफ्तगू की जा रही थी, बहुत सारे तरक्याती कामों के हवाले से बातचीत की जा रही थी, उस वक्त दोनों सीनियर रहनुमाओं के दरमियान कहा जा रहा है कि सख्त जुमलों का तबादला हो, जिसके बाद बात इस हद तक आगे पहुंची कि दोनों ने अपनी अपनी शिकायत को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए एक खत की शक्ल, एक खत की सूरत इख्तियार की। नासिर चुगताई साहब, जिस रोज से पीटीआई इख्तियार में आई है उससे लेकर आज तक 3 साल होने को हैं, इन दोनों जमात हमने कभी एक पेज पर देखा नहीं है। ये बात, ये नौबत जिस तरह से आज यहाँ पर पहुंच चुकी है, इसकी जिम्मेदारी आप किसके कंधों पर डाल रहे हैं? उसके जो जिसने सूबे में हुकूमत बनाई है या उसके जिसने विफाक में हुकूमत बनाई है? ये जो खास वाकया बता रही है ना आप जी, इसकी तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी सब लोगों से बात हुई है, रिपोर्टर से लेकर हाजिर जो शिरका थे, पीपल्स पार्टी के नहीं दूसरी पार्टियों के, उनसे मेरी बात हुई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी अली ज़ैदी पर आयद होती है। अच्छा, अली ज़ैदी के बता दूं मैं आपको, सब मेरे दोस्त जानते होंगे कि बहुत जज्बाती आदमी है, इनका बीपी बहुत जल्दी हाई जाता है। प्रोग्राम से भी अगर आएंगे तो चिल्लाने शुरू कर देंगे ये। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे हल्के इंतखाब से मुंतखब होकर आए थे, लेकिन आज तक नहीं पता इनको कि इनका इंतखाब कहाँ पर है। ये जो वाकया हुआ है मैं बता दूं प्रिसाइसली क्या हुआ है। इन्होंने पूछा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी कब तक आप कराची, सिंध के बजाय कराची का नाम देंगे उसको आप, और सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी को कब तक आप कराची बिल्डिंग अथॉरिटी का नाम देंगे। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा इस पे काम जारी है, काम हो रहा है, इसको हम जल्दी चेंज कर लेंगे। तो इन्होंने कहा मुझे आप डेट दें। अच्छा, ये ले जा, फिर वो ले जाता बकौल शख्स जिसमें हाई ब्लड प्रेशर इन्वॉल्व हो गया था, और उस पर चीफ मिनिस्टर का मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे जवाब दे नहीं है, मैं कौमी असम्बली का रुकन हूँ। उसने कहा भाई मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। तो ये उठे और उठ के वॉकआउट कर गए। उस पर असद उमर ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आई विल टेक इट पर्सनली टू प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर से खुद बात करूंगा। और लेकिन एक और जो फाउल प्ले किया इन्होंने कि जो खत लिखा चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को, वो और अपना जवाब दोनों पब्लिक कर दिया। दोनों खत कॉन्फिडेंशियल थे। तो अच्छा, असल बात यह है कि इस ऐसे वाकयात से कराची का जो प्रोग्रेस हो रही है, होना शुरू हुई है कराची में, वो उस पर असर पड़ेगा। माजद के साथ मेरे पास वक्त मुख्तसर है, बहरहाल आपका पॉइंट आ गया। मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगी। सईद गनी साहब ने भी रिसेंटली इस पर एक वो भी दिया है कि माना कि कॉन्फिडेंशियल खतूत थे, लेकिन बात बहुत आगे जा चुकी थी, इसलिए बात करना पड़ी। इब्राहिम, देखिए, मुराद अली शाह चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सिंध के लोगों के वोट से वो मुंतखब हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब ऑफिशियल इस किस्म की मीटिंग्स होती हैं
तो उसके अंदर जो एक ऑफिशियल नज़्म ज़ब्त होता है उसको कायम रखना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो इजलास चेयर करते रहे हैं, जैसे एनसीसी का वो इजलास चेयर करते रहे हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, तो इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी जो है अदरवाइज उनको सिलेक्टर भी कहती है, लेकिन इन इजलासों में चीफ मिनिस्टर सिंह जो है बहुत एहतराम से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम भी लेते रहे हैं, उनके साथ एहतराम के साथ पेश भी आते रहे, उनकी कई तजावीज़ से इत्तफाक नहीं किया गया। इवन मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में हमें मालूम है कि चीफ मिनिस्टर सिंह की कई तजावीज़ से इत्तफाक नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो एक ऑफिशियल जो नज़्म ज़ब्त है उसको बरकरार रखा गया। लेकिन ये अली जैदी साहब हैं और कुछ और भी ऐसे कुछ और जमातों में भी होंगे, लेकिन खासतौर पर तहरीक इंसाफ के कुछ 2-3 रहनुमा ऐसे हैं, वो शायद ये सोच के आए हैं कि उन्होंने कुछ 50 साल हुकूमत में रहना है, और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने और जो दीगर जमातें हैं इन्होंने तो बड़ी सहूलतें भी बर्दाश्त की हैं। तो ये आगे अगर कोई और हुकूमत आ गई तो ये तो मेरा ख्याल है कोई 1-8 दिन की भी सहूलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन ये इनका जो रवैया है वो बड़ा उसमें एक आपको नजर आता है, एक तकब्बुर नजर आता है और एक एरोगेंस नजर आती है। मतलब आप भी यहाँ पर पीटीआई को ही कसूरवार समझ रहे हैं कि रिजवी साहब की तरफ से पहले उज़ैर बलोच की जेईटी वाला मामला उससे भी हमें पता था। बिल्कुल बिल्कुल, चले मैं ब्रिगेडियर साहब से यही से पॉइंट ले लेती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, उज़ैर बलोच की जेईटी वाला मामला उस वक्त भी हमने देखा था कि विफाक और सिंध दोनों में बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हो गया था। क्या ये मामला कभी थमेगा? कसूरवार कौन है आज यहाँ पर? नहीं, मुश्किल थमे, क्योंकि दोनों साइड पे एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए नहीं है कि वफाक चाहता है कि वहाँ पे अपना जो कानून ने जिम्मे लिए शुरू करे। उससे पहले पीपल्स पार्टी की मुराद अली शाह साहब कहते रहे कि अगर सिंध में कोई काम करे तो पीपल्स पार्टी करे, क्योंकि तमाशा में वोट बैंक का झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं है। कोई नहीं चाहता कि दूसरे की पॉपुलरिटी बढ़े। और हमारे यहाँ तो आपको पता है कि हुकूमत जिस वक्त इलेक्ट होती है, इलेक्ट होकर आती है, तो वो ये नहीं सोचती कि मैंने 5 साल लोगों के लिए काम करना है, वो फौरन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगले 5 साल का इलेक्शन किस तरह जीतना है, अगला इलेक्शन हमने किस तरह जीतना है। तो ये एक मेंटल एटीट्यूड है, ये चेंज नहीं हो सकता हमारी सियासत से। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर वाक़े का ताल्लुक है तो ये अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक नहीं की जाती, उसके ऊपर आपको अपने जज्बात को भी कंट्रोल करना होता है। उन दोनों के दरमियान हुआ, फिर आपको पता है जब इशू चलते हैं तो उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। तो ये मेरे ख्याल इमैच्योरिटी ज्यादा है इसके अंदर, दोनों साइडों से इन्वॉल्व है। और उसके बाद सईद गनी साहब ने जो स्टेटमेंट दी वो भी ठीक नहीं है। अगर एक काम हो ही गया था तो उसको कर्टेल करके दबाने की कोशिश करनी चाहिए, बगैर उसकी हवा दे। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या है जो इस किस्म की चीजें जो होती हैं वो सूट नहीं करती स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट को और स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को। ठीक है मुजम्मिल साहब, अगर सियासी नज़्म-ओ-नस्ब का मुजाहरा कर दिया जाता तो शायद आज ये बात टॉक शोज में डिस्कस ना हो रही होती। बहरहाल किसको कसूरवार समझते हैं आप? और बदजुबानी का जो कल्चर पीटीआई लेकर आई है सियासत में, उससे तो कोई इनकार नहीं है ना। ख़ुद पीटीआई के लोग भी, और जो हम ट्रोलिंग दिखते हैं और जो ज़ुबान मुखालफिन के ख़िलाफ़ रोज़ इस्तेमाल होती है, वो कोई सियासी ज़ुबान तो नहीं है और उसे कोई तहज़ीब और अखलाक के दायरे में तो नहीं कहा जा सकता। जिस तरह वज़ीर आज़म से लेके वज़रा से लेके सब जिन नामों से वो अपोजिशन को पुकारते हैं और जिस तरह कहते हैं, अब जवाब में अपोजिशन ने भी वही ज़ुबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। और पूरे मुल्क में एक बदतमीज़ी का और बदज़ुबानी का एक कल्चर ऐसा पैदा हो गया है कि लगता ही नहीं कि ये मुल्क को पढ़े लिखे लोगों का, तहज़ीब याफ्ता लोगों का कोई हम एक ज़िम्मेदार कौम है। अब आप देखें, वज़ीर और वज़ीर आला ऐसे लड़ रहे हैं जैसे गली के बच्चे लड़ रहे होते हैं। और गली में क्रिकेट में आउट पे लड़ाई हो जाती थी तो बच्चे आपस में जिस तरह लड़ते थे, यहाँ अभी मैं एक रेस्टोरेंट में फुटेज देख रहा था वेटर्स की आपस की लड़ाई की, तो वो ऐसी है। तो ये कल्चर जो, अब मुसीबत ये है कि वज़ीर आज़म जो है वो अली जैदी को थपकी देंगे कि तुमने बिल्कुल ठीक किया और तुम्हें आइंदा भी मुराद अली शाह की बेइज्जती करनी चाहिए। वो ये थोड़ी इस खत के बाद कहेंगे कि बुला करके मैं दोनों की सुलह करा दूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे दोनों को बिठा के बात करानी चाहिए और बात को ख़त्म कराना चाहिए। ये आउट ही इसलिए किए गए हैं कि बात को बढ़ाना है, दर्जा हरारत को बढ़ाना है, बेइज्जती करनी है मुराद अली शाह की। और अब 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब आप कह रहे हैं कि ना अली जैदी ना मुराद अली शाह साहब, आप इसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पर डाल रहे हैं कि उन्होंने इस मामले को पहले दबा दिया होता तो बेहतर रहता। मोना, बिल्कुल वो जिम्मेदार है जी, घर का सरबराह जिम्मेदार होता है, वो जिम्मेदार है जी। मोना, आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ एज पॉसिबल। देखें, एक तो पहली बात यह कि अनफॉर्चुनेट है बहुत ज्यादा कि इस तरह की लड़ाई, और वाकई ये बात सही है कि बच्चों की तरह मुझे लगता है कि ऐसे ये आपस में लड़ाइयाँ
छोटी छोटी पेटी इश्यूज पे कि मैं आपको क्यों बताऊं, तो फिर उन्होंने बुरी तरह पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी मैं फिर आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं, मैं मिनिस्टर हूं वगैरह वगैरह। तो ये बहुत मुझे लगता है पेटी मामला। लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे लगता है ये मामला ज्यादा दूर नहीं जाएगा, मुझे रादर यकीन है इस बात का। याद ये करें कि देखें इनके बीच में बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट बैठी थी और पाकिस्तान आर्मी बैठी थी, और इन दोनों के दरमियान, इन दोनों फरीकैन के दरमियान आपको याद होगा अब से कुछ माह पहले जो बारिश की तबाहियां थी उसके बाद इन दोनों फरीकैन की सुलह कराई गई थी। तो इस वजह से मुझे ये पता है कि कोई भी वाटर्स टेस्ट नहीं करेगा, ना सिंध हुकूमत करेगी, ना वफाकी वजीर अली जैदी साहब करेंगे। ये मामला यहीं पर रुक जाएगा। और टेक्निकली स्पीकिंग वाकई ये बात दुरुस्त है, अब तक मैंने ऐसा होता हुआ नहीं देखा है, लेकिन आइडियली स्पीकिंग वजीर आजम इमरान खान को इसमें सुलह करानी चाहिए इन दोनों के दरमियान। और बल्कि मुराद अली शाह साहब की तरफ से ये ज्यादा अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को बाकायदा खत लिखा है, यानी कि वो एक तरह से एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वजीर आजम एक मीडिएशन कराने के या मीडिएटर का फिगर वो हैं। ऑल्दो ये कि उनकी जमात जिस किस्म के उनके हवाले से, वजीर आजम के हवाले से जो भी अल्फाज या सियासी हवाले से जो भी उनके खिलाफ जो बातें करती है वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है बतौर ऑपोजिशन। लेकिन तो मुराद अली शाह भी कहते रहे इस खत में कि मुराद अली शाह साहब एक अच्छा जेस्चर दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ताकि आइंदा अली जैदी साहब जो हैं वो संजीदगी का मुजाहरा करें। ब्लड सी के प्राइम मिनिस्टर इन दोनों खतूत को किस तरह से देखते हैं और क्या फैसला करते हैं। मुझे बड़े एक ब्रेक की तरफ साथ रहिए। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, सियासतदानों की मुराद बराए जैसे कि वो लोग कहा करते थे अपने बयानात में कि फॉरेन फंडिंग केस की जो समात है वो ओपन होनी चाहिए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका ऐलान भी कर दिया है कि ये जो समात है ये ओपन केसेस की ओपन समात होगी। नासिर भी चौथा से फरमाइएगा, ये अच्छी खबर है सियासतदानों के लिए? नई बात तो नहीं है, समात तो ओपन ही हो रही थी, सिर्फ सिक्योरिटी कमेटी जो है उसकी समात क्लोज है, वो क्लोज रहेगी, और जो अदरवाइज इलेक्शन कमीशन की समात है वो खुली है, वो खुली रहेगी। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल इस कमेटी का उन्होंने कहा है कि वो क्लोज रहेगी, बाकी अगर वो ओपन समात करते हैं अच्छा है। ओपन समात ऐसी करे कि पार्टी को भी पता चले और लोगों को भी पता चले, शुड बी ट्रांसफर। हमारे यहाँ तो हर चीज वो कमेटी रिपोर्ट्स में जो है वो छुप जाती है ना, तो अगर ये ओपन समात करें और उसके तमाम नताइज जो है वो पब्लिक तक पहुंचे और पार्टी तक भी पहुंचे और उसके ऊपर काम भी, उसके ऊपर एक्शन भी दिया जाए, तो एक अच्छी बात है। गुड प्रेसिडेंस मैं कहूँगा, अच्छा प्रेसिडेंस सेट होगा इससे। मुजम्मिल साहब, देखें, समात भी ओपन होनी चाहिए और दूसरा वज़ीर आज़म को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए कि पिछला इलेक्शन कमिश्नर मेरे ख़िलाफ़ था और अब ये वाला मेरे साथ है। वो अक्सर ये ऐलान बड़ी जल्दी कर देते हैं कि अंपायर मेरे साथ है और मुखालिफ फरीक फिर परेशान हो जाता है कि जब अंपायर उनके साथ है तो मैंने क्या खेलना है। तो ऐसी बातें वज़ीर आज़म को, अगर अंपायर उनके साथ भी है तो मेरी दरख्वास्त है कि वो ऐलान ना किया करें और इस बात को राज में ही रखा करें। हमारे यहाँ अक्सर लोगों के साथ जब जज होते हैं तो वो ऐलान थोड़ी कर देते हैं हमारी जज से बात हो गई है, लोग खामोशी से मुकदमा लड़ते हैं और फिर जब जज फैसला करते हैं, इब्राहिम क्विकली प्लीज, हमारे यहाँ ऐलान हो जाता है जज मेरे साथ। ठीक है मुजम्मिल साहब, टाइम कम है। इब्राहिम जी, ओपन हियरिंग का तो फिर मतलब यह है कि वहाँ पे जो दलाइल दिए जा रहे हैं तमाम पार्टी के वकला की जानिब से, वो दलाइल भी जो है वो बताए जाएं। फिर वो जो टेक्निकल ग्राउंड्स बता रही है पीटीआई के, हमने इन टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर कोई बेज़ाब्ती हुई है तो फिर उन्हें एजेंट्स का कसूर है, वो सारे जो एविडेंसेस हैं जो पेश किए जा रहे हैं वो भी दिखाए जाएं। और इसी तरह नून लीग के ऊपर जो तहरीक इंसाफ ने, पीपल्स पार्टी ने 2017 से केस किया हुआ है इलेक्शन कमीशन में, तो वो हमें दिखाया जाए। अगर ये सिर्फ बाद में ओपन का मतलब ये है कि बाद में वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और वो दिखानी है या चलें, ठीक है, वो तो ओपन नहीं है। मोना जी बिल्कुल, स्क्रूटनी कमेटी की जब तक ये ओपन नहीं करते हैं तमाम कार्रवाई तब तक कोई फायदा नहीं है और कोई पॉइंट नहीं है। और ये बिल्कुल, अगर इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इसकी ओपन समात होनी चाहिए स्क्रूटनी कमेटी की, वंस अगेन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हाँ कर दी है, तो फिर ये वही बात है कि ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि स्क्रूटनी कमेटी की जो कार्रवाई है उसको ओपन होना चाहिए जिसके बाद दूर पानी का पानी हो सके, ताकि ये जो बातें की जाती है ना सिलेक्टर्स और नॉन सिलेक्टर्स की, जादुई छड़ी की और जादुई छड़ी के ना चलने की, शायद उसका भी लोगों को पता चल जाएगा कि बेसिकली कार्रवाई क्या है, कि पार्टियां कहां पर स्टैंड कर रही हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।